राजनीति से जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ टाइम यूपी। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी, जो हकीकत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक अपराध की दास्तां नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की उस धुंधली सच्चाई की वो तस्वीर है जिसे देखने के बाद शायद आप अपनी बेटियों को घर की दहलीज से बाहर भेजने से पहले कई बार सोचेंगे। ये कहानी है विश्वासघात की, ये कहानी है खाकी वर्दी पर लगे उन सवालों की जिनका जवाब मिलना बाकी है, और ये कहानी है उन ताकतवर लोगों की जो दिन के उजाले में नेता और समाज सेवी बनते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में मासूमों की उम्मीदों और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बिहार की राजधानी पटना, वो शहर जहां हर साल लाखों माता पिता अपनी उम्मीदों का बोझ, अपनी जमा पूंजी और अपने जिगर के टुकड़ों को भेजते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी बेटी, उनका बेटा कुछ बनकर लौटेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अफसर बनेगा। लेकिन ज़रा सोचिए, उस पिता पर क्या गुजरती होगी जिसने अपनी फूल सी बेटी को डॉक्टर बनने के लिए भेजा था। उसे विदा करते समय माथे को चूमा था, हाथ में तिलकुट और दालमोट का डिब्बा थमाया था, लेकिन जब वो वापस लौटी तो डॉक्टर बनकर नहीं, बल्कि एक खामोश याद बनकर। और उस वक्त हालात ऐसे थे जो इशारा कर रहे थे कि पटना के उन आलीशान हॉस्टलों की ऊंची दीवारों के पीछे आखिर क्या छिपा हुआ है। 5 जनवरी की वो तारीख जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए गहरे सदमे में धकेल दिया। ये कहानी सिर्फ गायत्री की नहीं है, ये कहानी उस हर एक बेटी की है जो बड़े शहरों के चकाचौंध वाले हॉस्टलों में अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही है, लेकिन उसे खबर तक नहीं है कि जिस छत के नीचे वो खुद को महफूज समझ रही है, वहाँ की दीवारें भी कानों कान खबर रखती हैं कि आज रात किसका भविष्य एक अंधेरे मोड़ पर जाने वाला है। आज हम उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल के उस कमरे की हकीकत जानेंगे जहाँ नियमों की अनदेखी की गई, और हम उस सिस्टम पर सवाल उठाएंगे जिसने एक रोते हुए पिता से कहा था कि तुम्हें 10 साल बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो बातें सामने आने वाली हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के जहानाबाद जिले के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से। एक ऐसा परिवार जो अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा इसलिए जोड़ रहा था ताकि उनकी बेटी का सपना पूरा हो सके। गायत्री घर की लाडली, पढ़ाई में होनहार और अपने माता पिता का अभिमान। उसका सपना था डॉक्टर बनना, वो सफ़ेद कोट पहनना और लोगों की सेवा करना। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपना घर छोड़ा और आ गई पटना। पटना का वो इलाका जहाँ छात्रों का जमावड़ा रहता है, जहाँ हर गली में कोचिंग सेंटर और हॉस्टल हैं। नाम था चित्रगुप्त नगर, और वहाँ एक हॉस्टल था जिसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था शंभू गर्ल्स हॉस्टल। बाहर से देखने पर यह हॉस्टल किसी किले जैसा सुरक्षित लगता था। सीसीटीवी कैमरे लगे थे, गार्ड तैनात थे और लड़कियों के लिए सख्त नियम लिखे हुए थे। किसी भी माता पिता को यही लगेगा कि उनकी बेटी यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है। गायत्री के पिता ने भी यही सोचा था। 27 दिसंबर को गायत्री छुट्टियों में अपने घर जहानाबाद गई थी। वो बहुत खुश थी। घर का खाना, अपनों का प्यार और कुछ दिन का सुकून। 5 जनवरी तक वो अपने घर पर ही थी। उसे क्या पता था कि ये उसके जीवन की आखिरी छुट्टियां हैं, ये घर पर बिताए आखिरी सुकून के पल हैं। 5 जनवरी की दोपहर, ठंड का मौसम था, कोहरा छाया हुआ था। गायत्री के पिता उसे छोड़ने के लिए जहानाबाद स्टेशन तक आए। बेटी जा रही थी तो पिता का दिल थोड़ा भारी था, लेकिन आंखों में सपने भी थे। पिता ने उसे 11,000 रुपए दिए ताकि पटना में उसे कोई तकलीफ ना हो। माँ ने उसके हाथ में तिलकुट और दालमोट का डिब्बा दिया जो उसे बहुत पसंद था। स्टेशन पर खड़े होकर बाप बेटी ने एक आखिरी सेल्फी ली। उस सेल्फी में गायत्री मुस्कुरा रही थी, पिता के चेहरे पर संतोष था। दोपहर के करीब 1:43 पर वो ट्रेन में चढ़ी और पटना के लिए रवाना हो गई। वो हंसी खुशी विदा हुई थी। शाम के करीब 4 बजे गायत्री पटना के उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच गई। सब कुछ सामान्य था। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, बताया कि वो सुरक्षित पहुंच गई है। रात के 9 बजे फिर से बात हुई। उसने बताया कि उसने रोटी और सब्जी खाई है। उसकी आवाज़ में कोई डर नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई तनाव नहीं था। वो बिल्कुल सामान्य थी, खुश थी कि अब वो अपनी पढ़ाई पर फिर से फोकस करेगी। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। उस रात के बाद गायत्री की आवाज़ फिर कभी उस फ़ोन पर उस तरह नहीं गूंजी। अगली सुबह यानी 6 जनवरी की सुबह एक अजीब सी खामोशी थी। एक पूर्व फौजी थे जिनकी बेटी पहले उसी हॉस्टल में रहती थी।
उनके ज़रिए गायत्री के पिता के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर वो आवाज़ कहते हैं, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो होश में नहीं है। ज़रा सोचिए उस पिता की हालत, जिसे कल रात ही अपनी बेटी की खिलखिलाती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। वो घबरा गए। उन्होंने तुरंत हॉस्टल की वार्डन को फ़ोन लगाया। वार्डन, जिसका नाम नीतू था, पिता ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, मैडम मेरी बेटी को क्या हुआ है, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? वार्डन का जवाब बहुत ही रूखा और गोलमोल था। उसने कहा, हम लोग एक क्लिनिक पर हैं, आप जल्दी आ जाइए। पिता का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो और उनके साले यानी गायत्री के मामा तुरंत गाड़ी लेकर पटना के लिए भागे। अभी वो रास्ते में ही थे कि फिर से फ़ोन की घंटी बजी। उधर से कहा गया, लड़की की हालत बहुत नाजुक हो रही है, हम उसे वहाँ से रेफ़र करके प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जा रहे हैं। ये सुनते ही उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। क्या हुआ होगा? क्या कोई अचानक बीमारी थी? लेकिन कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। जब वो लोग अस्पताल पहुँचे, शाम के करीब 7:30 या 8 बज रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी लाडली बेटी, जो कल हंसते हुए गई थी, वो एक बिस्तर पर बेसुध पड़ी है। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। पिता ने वार्डन से सवाल किया, क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये सुबह जागी क्यों नहीं? वार्डन की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने नज़रें चुराते हुए कहा, वो देर रात तक पढ़ती थी, इसलिए हमें लगा सो रही है। पिता ने पूछा, अरे अगर देर तक सोती थी तो दोपहर के खाने के लिए तो कोई जगाता होगा, शाम की चाय के लिए तो कोई पूछता होगा। आप लोग शाम तक क्या कर रहे थे? वार्डन के पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। वो चुप हो गई। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर का रवैया भी कुछ अजीब था। पहले तो उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, लेकिन फिर धीरे से बोले, आशंका है कि इसने कुछ खा लिया है, शायद कुछ संदिग्ध पदार्थ। परिवार वाले हैरान रह गए। गायत्री जो इतनी मजबूत थी, जो डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, जो कल इतनी खुश थी, वो ऐसी चीज़ क्यों खाएगी? और अगर खाई भी तो हॉस्टल में वो आई कहाँ से? पिता का मन ये मानने को तैयार नहीं था। उन्हें लग रहा था कि बात कुछ और है जो छिपाई जा रही है। 7 जनवरी को गायत्री के मामा और परिवार के कुछ लोग हॉस्टल पहुंचते हैं। वो देखना चाहते थे कि आखिर उस कमरे में हुआ क्या था। जैसे ही वो हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़ते हैं, वहाँ का मंजर देखकर उनका शक यकीन में बदलने लगता है। हॉस्टल में एक अजीब सी हलचल थी। वहाँ मौजूद एक लड़की ने दबी जुबान में मामा को बताया, भैया आप जिस कमरे को देखने आए हैं वहाँ तो सफाई करवा दी गई है। ये सुनते ही मामा के कान खड़े हो गए। सफाई करवा दी गई? अभी तो पुलिस जांच भी ठीक से शुरू नहीं हुई। जांच टीम ने मुआयना नहीं किया और उससे पहले ही जगह को साफ कर दिया गया, सबूत मिटा दिए गए। उन्होंने वार्डन से पूछा, आपने कमरा क्यों साफ करवाया, उसे सुरक्षित क्यों नहीं रखा? वार्डन ने बहाना बनाया, गंदा था इसलिए। ये जांच का सबसे बुनियादी नियम है कि घटनास्थल को छेड़ा नहीं जाता, लेकिन यहाँ तो सब कुछ इतनी सफाई से किया जा रहा था जैसे कोई कहानी पहले से तैयार की गई हो। इतना ही नहीं, वार्डन ने परिवार को बताया था कि उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर गायत्री को बाहर निकाला, लेकिन जब मामा ने दरवाजे की कुंडी देखी तो वो बिल्कुल सही सलामत थी, कहीं कोई टूट फूट नहीं। इसका मतलब साफ था, दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया था, या तो वो खुला था या किसी ने उसे चाबी से खोला था। यहीं से झूठ की पहली दीवार खड़ी हो गई थी। अस्पताल में गायत्री ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। 8 जनवरी की शाम को उसे थोड़ा होश आया। जैसे ही उसने अपने पिता और मामा को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेडिकल उपकरणों की वजह से वो बोल नहीं पा रही थी, बस अपनी तकलीफ़ बयान कर रही थी। उसने इशारों में अपना सिर हिलाया, जैसे वो कह रही हो, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मामा ने जब करीब से देखा तो वो सिहर उठे। गायत्री के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे, गले पर, हाथों पर। ये निशान किसी बीमारी के नहीं थे, ये निशान थे किसी संघर्ष के। ये निशान थे उस ज़्यादती के जो उस मासूम के साथ बंद कमरे में हुई थी। मामा ने जब वार्डन से उन निशानों के बारे में पूछा तो वार्डन ने एक और कहानी बना दी। उसने कहा, अरे ये तो उसे उठाते वक्त उसकी सहेली श्रुति ने कसकर पकड़ लिया होगा, उसी के निशान हैं। मामा ने तुरंत श्रुति से पूछा। श्रुति जो गायत्री की दोस्त थी, उसने साफ इनकार कर दिया, नहीं भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वार्डन गलत कह रही है। अब परिवार को यकीन हो गया था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश लगती है, एक गंभीर अपराध है। 9 जनवरी को पिता और मामा कदमकुआं थाने पहुंचते हैं। वहाँ की इंचार्ज थी SHO रोशनी सिंह, एक महिला पुलिस अधिकारी। उम्मीद थी कि एक महिला होने के नाते वो एक बेटी का दर्द समझेंगी, लेकिन वहाँ जो हुआ वो निराशाजनक था। पुलिस ने शिकायत तो ले ली,
लेकिन परिवार का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वक्त बिताया जा रहा था। उधर अस्पताल में डॉक्टरों का रवैया अचानक बदल गया। जो डॉक्टर पहले कह रहे थे कि सुधार हो रहा है, वो अब परिवार वालों से बात करने से कतराने लगे। जब मामा ने केस की समरी मांगी, रिपोर्ट मांगी, तो डॉक्टर सतीश और उनकी टीम ने कथित तौर पर मना कर दिया। हम रिपोर्ट नहीं देंगे, ये हमारे नियम के खिलाफ है। अरे मरीज उनका है, वो दूसरे अस्पताल ले जाना चाहते हैं, तो आप रिपोर्ट क्यों नहीं देंगे? लेकिन डॉक्टर अड़ गए, यहाँ तक कि बहस भी हुई। आरोप है कि डॉक्टर ने रसूख की धमकी दी, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है हम कौन हैं। सोचिए, एक परिवार जिसकी बेटी जीवन के लिए संघर्ष कर रही है, उसे अस्पताल में ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। और हैरान करने वाली बात यह थी कि वहाँ पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन वो खामोश थे। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल, हॉस्टल और सिस्टम सब के बीच कोई अनदेखा समझौता है उस सच को दबाने के लिए। दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी सीन में एंट्री होती है शंभू गर्ल्स हॉस्टल की मालकिन नीलम अग्रवाल की। वो थाने आती हैं, लेकिन संवेदना जताने नहीं, बल्कि कथित तौर पर समझौता करने के लिए। आरोप है कि उन्होंने पिता से कहा, देखो केस खत्म कर लो, मेरे हॉस्टल का नाम खराब होगा, तुम्हें आर्थिक मदद चाहिए तो बता दो। एक बाप के सामने उसकी बेटी के सम्मान की बात हो रही थी। पिता ने साफ कह दिया, मुझे पैसा नहीं, मेरी बेटी चाहिए, और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं न्याय लेकर रहूँगा। कहते हैं कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो चारों तरफ से अंधेरा छा जाता है। 11 जनवरी को वो दुखद खबर आई, गायत्री हार गई। वो तमाम सपने, वो उम्मीदें, सब उस मशीन की बीप के साथ खामोश हो गए। लेकिन असली संघर्ष तो उसके जाने के बाद शुरू हुआ। गायत्री के जाने की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी पूरी रिपोर्ट आई भी नहीं थी, अभी जांच पूरी हुई भी नहीं थी, लेकिन एक अधिकारी ने माइक पर आकर कह दिया, लड़की के कमरे से बहुत सारी दवाइयाँ मिली हैं, ये खुद को नुकसान पहुँचाने का मामला लगता है। इतनी सारी दवाइयाँ, कौन सा डॉक्टर किसी स्टूडेंट को इतनी दवाइयाँ देता है? और अगर उसके पास ये सब था तो वो वार्डन क्या कर रही थी जो हर वक्त निगरानी का दावा करती थी? और सबसे बड़ा सवाल, वो चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मिली, जबकि परिवार ने देखा था कि कमरे में सफाई हो चुकी थी। तो क्या वो सब वहाँ बाद में रखी गई? क्या उन्हें वहाँ रखा गया था कहानी बदलने के लिए? ये सवाल चीख चीख कर पूछ रहे थे कि आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सच को ज़्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता। परिवार अड़ गया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे जांच नहीं होने देंगे। हंगामा हुआ, मांग उठी। तब जाकर एक मेडिकल बोर्ड बैठा और एसआईटी का गठन हुआ। और जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो उसने उस दवाई वाली थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में संकेत थे कि गायत्री के शरीर पर चोटों के कई निशान थे, उसके साथ बेहद गलत व्यवहार हुआ था। रिपोर्ट में यह भी इशारा था कि उसके साथ जबरदस्ती की पूरी संभावना है और उसका जाना सिर्फ किसी पदार्थ से नहीं, बल्कि उस शारीरिक आघात और सदमे के कारण हुआ है। डॉक्टरों ने दबी जुबान में परिवार को बताया, इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इसने बचने की बहुत कोशिश की थी, इसने हिम्मत दिखाई थी। अब आप सोचिए, शुरुआती बयान क्या था? खुद को नुकसान। डॉक्टर क्या कह रहे थे? दवाइयाँ। लेकिन मेडिकल साइंस गवाही दे रहा था कि उसके साथ अमानवीयता हुई है। ये खुलासा होते ही पूरे बिहार में हलचल मच गई। जो बातें दबी जुबान में कही जा रही थीं, वो अब चर्चा का विषय बन गईं। जांच आगे बढ़ी तो शंभू हॉस्टल के बारे में कई चौंकाने वाली बातें बाहर आने लगीं, और यहीं से इस कहानी का दूसरा और सबसे गंभीर अध्याय शुरू होता है। जब मीडिया और कुछ निडर पत्रकारों ने, जिनमें प्रमुख अखबारों की टीम शामिल थी, उन्होंने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि शंभू हॉस्टल के बारे में कई तरह की शिकायतें थीं। वहाँ रहने वाली लड़कियों ने और वहाँ काम करने वाले कुछ लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर जो बताया, वो हैरान करने वाला था। इस हॉस्टल का संचालक था मनीष, एक ऐसा शख्स जो कुछ साल पहले तक एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन अचानक कुछ ही समय में उसकी हैसियत बदल गई। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गईं, प्रभाव आ गया। कैसे? आरोप है कि हॉस्टल की ऐड में कुछ गलत गतिविधियां चल रही थीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के वक्त वहाँ अक्सर महंगी गाड़ियाँ आती थीं। हॉस्टल के पीछे के दरवाजे से, जहाँ कैमरों की नज़र नहीं थी, वहाँ से कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ होती थीं। लेकिन ये सब होता कैसे था? इसका सूत्रधार कौन था? यहाँ नाम सामने आता है फूल जोशी का। फूल जोशी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी रसूखदार पद से जुड़ी हुई है। एक कागज़, एक लिस्ट मिली जिसमें कथित तौर पर फूल जोशी का नाम था। आरोप है कि ये महिला इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा थी। इनका तरीका बेहद शातिर बताया जाता है। इसे कहते हैं ग्रूमिंग या ब्रेन वॉश करना। सबसे पहले एक किरदार सामने आता है, मिस्टी। मिस्टी जैसी महिलाएं जिन्हें हॉस्टल में
वार्डन या केयर टेकर बनाकर भेजा जाता था। उनका काम था लड़कियों का भरोसा जीतना। मिस्टी जैसी एजेंट हॉस्टल में आती, भोली भाली लड़कियों से दोस्ती करती, खासकर उन लड़कियों से जो साधारण परिवार से होती थी या जिन्हें मदद की ज़रूरत होती थी। पहले उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया जाता, फिर धीरे धीरे उन्हें लुभावने ऑफर दिए जाते। अरे तुम क्यों इतनी परेशानी में हो, बस एक बार बड़े साहब से मिलना है, सारे काम हो जाएंगे। जो लड़कियां मान जाती वो इस जाल में फंस जाती। लेकिन जो लड़कियां गायत्री जैसी होती थीं, अपने संस्कारों वाली, पढ़ने वाली, अपने काम से काम रखने वाली, उनके साथ क्या होता था? उनके साथ वही होता था जो शायद गायत्री के साथ हुआ। उन्हें खाने पीने में कुछ मिलाकर दिया जाता, होश खोने की दवा दी जाती, और जब वो अपना बचाव करने की हालत में नहीं होती तो उनका फ़ायदा उठाया जाता। इनका कथित तौर पर सौदा होता था। कम उम्र की लड़कियों के लिए बड़ी रकमें दी जाती थीं। यहाँ तक कि आरोप है कि कम उम्र की लड़कियों के फर्जी दस्तावेज बनवाए जाते थे ताकि अगर कानून का शिकंजा कस भी जाए तो उन्हें बालिग साबित किया जा सके, और इस काम में शामिल लोगों को मिलता था कमीशन। गायत्री के साथ भी शायद यही कोशिश की गई। वो 5 तारीख को आई, शायद उसे निशाना बनाया गया, उसने विरोध किया होगा, उसने अपने सम्मान के लिए संघर्ष किया होगा। उसके शरीर पर मिले चोट के निशान यही बताते हैं कि उसने आसानी से हार नहीं मानी। और जब उन लोगों को लगा कि बात बिगड़ गई है, लड़की ने सब देख लिया है या वो किसी को बता देगी, तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। और फिर शुरू हुआ उसे खुद उठाया गया कदम साबित करने का खेल। उसके कमरे में चीज़ें रख दी गईं, शायद उसे ज़बरदस्ती कुछ दिया गया, सिस्टम को मैनेज किया गया। आरोप है कि थानेदार रोशनी सिंह ने परिवार पर दबाव बनाया। 10 साल बाद पता चलेगा। इस लाइन का मतलब अब समझ में आता है। शायद वो इशारा कर रही थी कि तुम लोग किससे उलझ रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन सच कभी ना कभी सामने आता है। जब ये मामला मीडिया में आया, जब लोग न्याय के लिए आगे आए, जब जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई, तो प्रशासन को झुकना पड़ा। पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार किया। उसे तब पकड़ा गया जब वो थाने में ही कथित तौर पर आराम से बैठा हुआ था। सोचिए, बाहर एक पिता अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है और अंदर आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। शंभू हॉस्टल को सील कर दिया गया। वहां रहने वाली दूसरी लड़कियों के बयानों ने भी इस बात की पुष्टि की कि वहां का माहौल सुरक्षित नहीं था। एक लड़की ने बताया कि हॉस्टल में 3 दरवाजे थे, 2 पर निगरानी थी लेकिन तीसरे पर नहीं थी। वही तीसरा दरवाज़ा था उस अंधेरे का रास्ता। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन क्या पूरा इंसाफ मिला? मुख्य आरोपी, वो बड़े नाम, वो फूल जोशी जैसे लोग, क्या वो कानून की पकड़ में हैं? परिवार आज भी डर और उम्मीद के बीच जी रहा है। एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन परिवार के मन में सवाल है। उनका कहना है कि अब भी मामले को उलझाने की कोशिश हो रही है। अब नई थ्योरी लाई जा रही है कि शायद घर के रास्ते में कुछ हुआ होगा। मतलब वो अब भी उस हॉस्टल को, उस सिस्टम को बचाने की फिराक में है। उस इलाके के लोग जो कल तक डर से चुप थे, अब बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ हॉस्टल नहीं, ये रसूखदारों के लिए एक सेफ हाउस जैसा था। हॉस्टल तो बस एक दिखावा है, पीछे तो कुछ और ही खेल चलता था। आज गायत्री हमारे बीच नहीं है, उसका वो कमरा खाली है, उसकी किताबें वहीं रखी रह गईं। फिजिक्स वाला की वो कोचिंग की रसीदें, वो नोट्स, वो डॉक्टर वाला कोट, सब धरे के धरे रह गए। पीछे छूट गए तो बस एक बूढ़े पिता के आंसू, जो आज भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर मेरी बेटी की गलती क्या थी? क्या सपना देखना गलत है? क्या सुरक्षित माहौल मांगना गलत है? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अपनी बेटियों को आसमान छूने की बातें करते हैं, लेकिन ज़मीन पर उन्हें हम एक सुरक्षित छत तक नहीं दे पा रहे। वो हॉस्टल जिन्हें हम दूसरा घर कहते हैं, वो असुरक्षा का घर बन चुके हैं, और हमारा सिस्टम, उस पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब तक उस तरह की सोच वाले अधिकारी रहेंगे, जब तक मनीष जैसे लोग रहेंगे, और जब तक फूल जोशी जैसे संरक्षक रहेंगे, तब तक शायद सुरक्षा एक सवाल बनकर ही रहेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जगाना है। अगर आप एक माता पिता हैं तो अपनी आंखें खुली रखिए, अपनी बच्चियों से बात कीजिए, उनकी खामोशी को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप एक छात्र हैं तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए। अगर आपको कुछ भी अजीब लगे तो आवाज़ उठाइए, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। गायत्री को इंसाफ मिले या न मिले, ये तो वक्त और जांच बताएगी, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि फिर किसी की बेटी के साथ ऐसा न हो। उस पिता के आंसुओं का जवाब ये समाज तभी दे पाएगा जब असली गुनहगारों को सज़ा मिलेगी। अगर इस वीडियो ने, इस कहानी ने आपके अंदर थोड़ी भी जागरूकता, थोड़ी भी संवेदना जगाई हो, तो इस बात को आगे तक ले जाइए। हम इस केस पर नज़र बनाए रखेंगे।
जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।